फर्रुखाबाद, और यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है आपका अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर, और यहां एक डिस्ट्रिक्ट है आपका अमेठी, और यहीं पर एक डिस्ट्रिक्ट है आपका कौशाम्बी। इतने डिस्ट्रिक्ट आपने अगर याद कर लिए, इनके मुख्यालय आपको याद हैं, कोई क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। इससे बाहर का कोई प्रश्न पूछा भी नहीं जाएगा आपके एग्जाम में। बस इतना ही याद रखना है। छोड़ने का तरीका मैंने बता दिया, किताबों में बहुत मिलेंगे, सबको छोड़ दीजिए, केवल इतना पढ़ के आप जाइए, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यदि सिद्धार्थनगर की बात की जाए तो सिद्धार्थनगर का मुख्यालय क्या है? नौगढ़। कुशीनगर का मुख्यालय की बात की जाए तो पडरौना। अभी मैं इंपॉर्टेंट इसमें से भी बता दूंगा, वैसे भी मैंने लिमिटेड बताया, इसमें से 5 इंपॉर्टेंट बताऊंगा बस में केवल। सोनभद्र की यदि बात की जाए तो सोनभद्र का मुख्यालय है रॉबर्ट्सगंज। रॉबर्ट्सगंज, और कंफ्यूजन कहां कहां होता है वो भी बताऊंगा। अंबेडकर नगर का मुख्यालय है अकबरपुर माती। क्या है? अकबरपुर माती, सॉरी माती नहीं होगा, अकबरपुर। अकबरपुर। कानपुर नगर का मुख्यालय कानपुर नगर ही है। जब वही है क्यों बता रहे हैं, मैं बताता हूं क्यों बता रहा हूं। कानपुर नगर, और कानपुर देहात का मुख्यालय है अकबरपुर माती। क्या है? अकबरपुर माती। उसके बाद जालौन का मुख्यालय है उरई। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय आपका है नोएडा। फर्रुखाबाद का मुख्यालय है फतेहगढ़। कौशाम्बी का मुख्यालय है मंझनपुर। हमारी टेक्निकल टीम आगे आपसे पहले आंसर कर रही है, ध्यान दीजिए। सिर्फ टेक्निकल टीम हमारी आपसे, मैं लिख रहा हूं आंसर उधर से आ रहा है और ध्यान दीजिएगा। सोनभद्र का मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज। अमेठी का मुख्यालय आपका है गौरीगंज। शायद मैंने सारे मुख्यालय बता दी, कोई मिस नहीं हो रहा आपका। देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। अब इसमें से यदि इंपॉर्टेंट की बात करूं तो पिंक लाइन से मैं स्टार लगा देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है आपका सोनभद्र, उसके बाद आपका है अकबरपुर, फिर आपका है सिद्धार्थनगर, फिर आपका है कुशीनगर। मोस्टली यही पूछे जाते हैं, लेकिन और भी मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान रखिएगा। कंफ्यूजन कहां कहां होगा? जब जब अकबरपुर की बात आती है तो आपको लगता है अकबरपुर किसका है, अंबेडकर नगर का है या कानपुर देहात का है? तो दोनों का अकबरपुर है, लेकिन कानपुर देहात का मुख्यालय जो होता है वह अकबरपुर माती है, लेकिन अंबेडकर नगर का जो मुख्यालय है वो केवल अकबरपुर है। दूसरी ओर कानपुर नगर का मुख्यालय पूछा जाए तो केवल कानपुर नगर ही होगा। ठीक। उसके बाद सिद्धार्थनगर का मुख्यालय नौगढ़, कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना, कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर, अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सोनभद्र, और सोनभद्र का मुख्यालय आपका हो जाएगा रॉबर्ट्सगंज। उसके बाद जालौन का मुख्यालय उरई, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, और फर्रुखाबाद का मुख्यालय आपका हो जाएगा फतेहगढ़। इस प्रकार से मुख्यालय का एक छोटा टॉपिक महज 15 मिनट में या 10 मिनट में मैपिंग के साथ आपका एकदम कंप्लीट हो गया है। और साथ ही साथ उस जिले को देखते रहिए कि मैंने फर्रुखाबाद को कहां बताया है, फतेहगढ़ को कहां बताया है, जालौन को कहां बताया है, सोनभद्र को कहां बताया है, नौगढ़ को कहां बताया है, कुशीनगर को कहां बताया है, कौशाम्बी को कहां बताया है, अमेठी को कहां बताया है। सारे जिले वही हैं, क्योंकि हमें यूपी स्पेशल पढ़ने के साथ साथ सारे जिलों को भी देखना है। अब एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक लेंगे जहां से क्वेश्चन, क्योंकि अभी हमारे पास 20 मिनट टाइम है और हम 25-30 मिनट भी पढ़ा सकते हैं। अगर टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, कोई आवश्यक नहीं है हम 1.5 घंटे का ही क्लास लें, उससे अधिक बढ़ भी सकता है। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना है? बिल्कुल बिल्कुल ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप लोग। मैं एकदम किनारे हो जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और आपके कमेंट बॉक्स में देखिए नीचे नंबर लिखा गया है। जितने भी स्टूडेंट्स अगर पूरा यूपी स्पेशल इसी तरीके से बाई नोट्स बाई पीडीएफ, अभी मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराया हूं, पूरे 20 साल का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, और पूरे 20 साल में कितना भी कम शायद 450 से 500 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं मैं। चाहे वह आरओ का एग्जाम हो, चाहे लोअर पीसीएस का एग्जाम हो, अधीनस्थ का कोई एग्जाम हो, वीडियो का एग्जाम हो, यूपी पीसीएस प्री और मेंस का एग्जाम हो, जहां तक आयोग जहां तक जितना क्वेश्चन आज तक पूछ पाया है, सारे क्वेश्चनों का डिस्कशन क्लास में करेंगे पढ़ाने के बाद।
और चेक करके यही हम डिस्कशन करके जाएंगे। जो क्वेश्चन अगर हमारे फंसेंगे तो हम क्वेश्चन की तरफ से बाद में सॉल्व करके क्लियर कर लेंगे, लेकिन एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है किसी भी कंडीशन में। चलिए, मैं साइड हो गया था, आप लोग ले चुके होंगे। अच्छा, संभल 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 एक बहुत अच्छा याद दिलाया किसी ने, वो हमारा कोई अच्छी बात है, बहुत अच्छा याद कराया। संभल रह गया। संभल यहीं पर एक डिस्ट्रिक्ट है और संभल का मुख्यालय है पवासा। पवासा संभल का मुख्यालय है पवासा, इसे भी ध्यान रखिएगा। किसी स्टूडेंट्स ने मेरे याद दिलाया, थैंक यू, शुक्रिया आपको इस बात के लिए। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं और हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक होगा। अगला टॉपिक हम लेने जा रहे हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। अगला टॉपिक हमारा होगा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। और इस नदी घाटी परियोजना को पढ़ने के पश्चात केवल यूपी स्पेशल के क्वेश्चन ही नहीं बल्कि आपको इंडियन ज्योग्राफी के भी कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम के कवर हो जाएंगे। तो अगला टॉपिक हमारा यही होगा, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना। क्लियर? आगे चलते हैं सीधा अपने टॉपिक की तरफ। चलिए, इसको भी मैपिंग के माध्यम से लेते हैं। तो मैं ऊपर वाला रफ ही कर देता हूं, आपने हेडिंग देख लिया, समझ गए क्या पढ़ाने जाए, ताकि हमारे मैपिंग में सब आ जाए, नहीं कहीं ना ऐसा ना हो जाए कुछ टॉपिक हमारे छूट जाए। टॉपिक हमारा यही है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। परसों से आपको ऐप पर जितने लोग ऐप पे क्लास कर रहे हैं, जो एडमिशन ले चुके हैं, कल की क्लास से आप लोगों को सारे पीडीएफ जितना मैं पढ़ाता जा रहा हूं वो पीडीएफ आपको मिलता जाएगा। वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा करने देखिए फ्रेंड्स, कुछ बच्चों को दिक्कत है क्या वॉल्यूम की? कैसे? चलिए, एक सेकंड जरा रुकिएगा फ्रेंड्स। अब चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा सर, उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है। बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजना होती है, इसका प्रयोग प्रायः विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है, लेकिन कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना इस प्रकार से भी हैं जिनका प्रयोग हम पेयजल के संबंध में भी करते हैं, सिंचाई के संबंध में भी करते हैं, अन्य जो हमारे जल के उपयोग है उसके संबंध में करते हैं। लेकिन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जो हैं उसका जो मुख्य प्रयोग है वह विद्युत उत्पादन के संबंध में होता है। तो फ्रेंड्स, अभी की क्लास में हम लोग आज जो महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनको पढ़ना है। तो पहले मैं डिस्ट्रिक्ट बता देता हूं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में बताने वाला हूं। एक डिस्ट्रिक्ट यहां पर है, बताओ कौन होगा। अब आप इसको बताने के लायक हो चुके हैं। यहां जो डिस्ट्रिक्ट है आपका वह है आपका बिजनौर। यहां का डिस्ट्रिक्ट एक है बिजनौर। और बिजनौर के यदि आगे चलेंगे, एक डिस्ट्रिक्ट में आपको यहां पढ़ाने वाला हूं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, आप समझ गए होंगे, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट में यहां बताने वाला हूं जो बिहार को स्पर्श करता है, जिसका नाम है चंदौली। और चंदौली के अलावा मैं सोनभद्र में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बताने वाला हूं। उसके बाद मैं आपको महोबा के बारे में बताने वाला हूं। यहीं पर एक डिस्ट्रिक्ट है हमीरपुर, बाहर लिख दे रहा हूं मैं, हमीरपुर के बारे में बताऊंगा। और एक डिस्ट्रिक्ट है यहां पर जो वर्षा की दृष्टि से सबसे छोटा है, मथुरा, इसके बारे में बताऊंगा। और यहीं पर एक डिस्ट्रिक्ट है आपका झांसी, यहां के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर यहां एक डिस्ट्रिक्ट है आपका ललितपुर। और यहां पर 4 डिस्ट्रिक्ट के बारे में मुझे बताना है,
एक आपका गोरखपुर, एक आपका महाराजगंज, एक यहीं पर आपका डिस्ट्रिक्ट है कुशीनगर, एक यहीं पर आपका डिस्ट्रिक्ट है देवरिया। इतने सारी बातों को आपको समझना है। पहले मैंने जिले दिखा दिए कि क्या क्या मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। मैंने परियोजनाओं के नाम नहीं बताए हैं, परियोजनाओं के नाम अब जानेंगे आप। देखिए सवाल कैसे बनते, पहले सवाल की प्रकृति को समझने का प्रयास करिए। जब भी यहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा, सवाल ये पूछा जाएगा कि जैसे क्वेश्चन किया जाएगा माता टीला बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तब आप कहेंगे ये तो झांसी में है। दूसरा क्वेश्चन, माता टीला बांध उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में है, इसे किस नदी पर बनाया गया है, तब आपको बताना होगा बेतवा नदी पर। और यह क्वेश्चन ये पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना झांसी में है, तब आपको बताना पड़ेगा माता टीला बांध। इसका मतलब आपको यह पता होना चाहिए कि यह परियोजना किस जिले में है या इस जिले में कौन सी परियोजना है और इस परियोजना को किस नदी पर बनाया गया है। क्या यह किसी देशों की संयुक्त परियोजना तो नहीं है, इसको भी आपको ध्यान रखना होता है। इन 4 सेगमेंट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं शुरुआत करता हूं अपनी बात की। तो बिजनौर में मैं सबसे पहले करूंगा, तो यहां पर एक बांध है आपका, पहला बांध, उसका मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे, रामगंगा बांध। कौन सा? रामगंगा परियोजना, रामगंगा परियोजना। तो आप कहेंगे चलिए एक बात सर क्लियर हो गई कि रामगंगा परियोजना बिजनौर जिले में है। किस नदी पर बनाया गया है? वेरी सिंपल, रामगंगा परियोजना को रामगंगा नदी पर ही बनाया गया है फ्रेंड्स, रामगंगा नदी पर ही बनाया गया है। लेकिन अगर उसके आगे की बात करूं मैं, रामगंगा के आगे की बात करूं मैं, तो रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर बनाया गया है बिजनौर जिले में, लेकिन यहीं पर एक बांध बनाया गया है। उस बांध का नाम है रामगंगा काठी बांध। रामगंगा काठी बांध ये भी किस पर बनाया गया है? ये भी रामगंगा नदी पर ही बनाया गया है। किस पर बनाया गया है? रामगंगा नदी पर बनाया गया है। क्लियर? उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा कि लखीमपुर खीरी में एक बांध बनाया गया, एक परियोजना है, उसका नाम है शारदा जल विद्युत परियोजना। शारदा जल विद्युत परियोजना, शारदा जल विद्युत परियोजना। और यह किस नदी पर बनाया गया है? तो मजे की बात है कि शारदा जल विद्युत परियोजना किसी नदी पर नहीं, शारदा जल विद्युत परियोजना को शारदा नहर पर बनाया गया है। किस पर बनाया गया है? शारदा नहर पर बनाया गया है। और यह नेपाल के बॉर्डर बनवासा पर स्थित है। यह नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है, लेकिन है कहां पर? लखीमपुर खीरी में। दूसरी बात, अब यहां पे शारदा नहर की बात आई है फ्रेंड्स, तो शारदा नहर जो है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। सबसे पुरानी नहर नहीं, सबसे पुरानी नहर तो पूर्वी यमुना नहर है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो है वह शारदा नहर है, जिसकी लंबाई 12368 किलोमीटर है। 12368 किलोमीटर है पूरी लंबाई। और शारदा नहर से लाभान्वित जिलों की बात की जाए, इससे जिले कौन कौन से लाभान्वित होंगे, तो यहां पर जितने जिले पड़ते हैं आपके, लखनऊ से लेकर के सीतापुर, बाराबंकी, फैजाबाद, अमेठी और आपका अम्बेडकर नगर, प्रयागराज तक, इससे शारदा नहर से क्या होते हैं? सिंचाई का प्रयोग यहां पर किया जाता है, जो येलो लाइन से मैंने कर दिया है। ठीक, ये दिल्ली की मेट्रो है, समझिए, ब्लू लाइन, येलो लाइन, पिंक लाइन और व्हाइट लाइन। अब आगे चलते हैं। एक परियोजना यहां पर बड़ा विवादास्पद रहा है, एक परियोजना यही बनाई गई है, गंडक परियोजना। गंडक परियोजना, और गंडक परियोजना को लेकर कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उसका मकसद तो समझ नहीं पाते। मैं बताने का प्रयास करता हूं। एक्चुअली मामला क्या था फ्रेंड्स, कि पूर्वी क्षेत्र में कुछ पानी की समस्या रही, कुछ सिंचाई की समस्या रही, और वो समस्या जो थी केवल कुछ ही जिलों में थी, जैसे कि महाराजगंज में थी, कुशीनगर में थी, देवरिया में थी, गोरखपुर में थी। उत्तर प्रदेश चाहता था कोई एक ऐसी परियोजना लगाई जाए कि ताकि हम इन जिलों पे पानी की व्यवस्था कराएं। तो उत्तर प्रदेश ने कहा चलो पैसा लगाते हैं। पैसा लगाने के लिए जब वहां पहुंचे, कहे यार एक परियोजना तो यहाँ पर बनी है, गंडक परियोजना। तो कहे भाई अपनी नहीं है, वो तो नेपाल में है। तो ऐसा कि आज बात करते हैं, उनके तो बहुत सारे एरिया में उसकी सिंचाई की जा रही है, उसका प्रयोग किया जा रहा है, हमको कुछ पानी की आवश्यकता है, यहीं से ले लेते हैं, क्या जरूरत है? अरे भाई, जैसे आपका गांव में जब जहां पूरा खेत होता है वहां एक ट्यूबवेल गड़वा देते हैं,
लेकिन आपके गांव में कुछ खेत ऐसे होते हैं जो आपके घर से बहुत दूर हैं और वहां एक ही खेत है, तो क्या वहां जाकर बोरिंग कराते हैं या बगल वाले जो जमींदार होते हैं उनके पास जाते हैं कि साहब अगर बुरा ना मानते तेल उल की व्यवस्था हम करा देते, अगर बहुत कहते कुछ पैसे की भी व्यवस्था करा देते, इसी में हमको भी व्यवस्था कर देते, हम भी अपने खेतों की सिंचाई कर लेते। कहे हम बिल्कुल मान जाते हैं। ठीक उसी तरीके से भारत भी चाहता है, उत्तर प्रदेश चाहता है, आखिर हम इतने पैसे का इन्वेस्टमेंट क्यों करें। जब इनसे बात किया नेपाल से कि ठीक है भाई हमें आप पानी की व्यवस्था कर दीजिए, हम इसमें इतना साझेदारी कर लेते हैं, इतना पैसा हम लोग भी इन्वेस्ट कर देंगे, लगाते हैं यहाँ पर एक परियोजना लगाते हैं। तो कहा ठीक है लेकिन आपको इतना पैसा देना होगा आपको यहाँ पे। कहा कितना, जो पैसे की राशि बताई, पूछा इनकी डिमांड है, भरना तो वही कि आप खेत छोड़ के जाए, ज्यादा पैसे की मांग करा, तो बात नहीं बन पाया। तब आप गए अपने पड़ोसी से मिले कि यार बताओ वहां वाला जो आपका खेत है वो एकदम टीले पे, वहां कैसे सिंचाई कर रहे हो। कहा सिंचाई क्या, पैसे की बात करते, नेपाल तो बहुत ज्यादा पैसा मांगता है गंडक परियोजना के लिए। कहा ऐसा करते हैं, हमने डील कर लिया है, और हमने डील कर लिया, उनसे पूछ भी लिया कितना पैसा लेंगे, उन्होंने कहा इतना पैसा मुझे चाहिए, पानी कितना भी लो आप। तो कहा यार देखो पानी की आवश्यकता तुमको भी बिहार में पड़ती होगी। कहा बिल्कुल। कहा पानी की आवश्यकता मुझे भी यहाँ पड़ रही है, ऐसा करो दोनों लोग साझे के रूप में जो उनका खर्च आता है दे देते हैं और उस परियोजना का लाभ दोनों लोग लेते हैं। उसी तरीके से जो गंडक परियोजना है यह उत्तर प्रदेश में नहीं, यह नेपाल की परियोजना है, और गंडक परियोजना जो बनाई गई, इस पर जो काम किया गया, ये उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। और परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि गंडक परियोजना निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। और इस गंडक परियोजना से उत्तर प्रदेश के कितने जिले लाभान्वित हैं, तो 4 जिले लाभान्वित हैं, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। एक बार पीसीएस ने सवाल पूछा कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला गंडक परियोजना से लाभान्वित नहीं है। बहुत सारे लोग गलत कर गए, लेकिन आप गलत नहीं करेंगे, आपको मैंने एकदम कौन सा समझा दिया। पहली बात, गंडक परियोजना ये नेपाल में ही स्थित है। गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है, और गंडक परियोजना से उत्तर प्रदेश के लाभान्वित जिलों की यदि बात की जाए तो 4 जिले लाभान्वित हैं। पहला है आपका महाराजगंज, दूसरा है आपका कुशीनगर, तीसरा है आपका देवरिया और चौथा है आपका गोरखपुर। ये 4 जिले उत्तर प्रदेश के जिले हैं। यहां तक बात एकदम स्पष्ट हुई, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे चले, अगला क्वेश्चन। एक यहीं पे चंदौली में बांध बनाया गया जिसका नाम है मूसा खाद बांध। मूसा खाद बांध किस नदी पर है? यह ऐसी नदी पर हो सकता है उत्तर प्रदेश में आप उसका नाम ना सुने हो। यह बनाया गया है कर्मनाशा नदी पर। किस पे बनाया गया है? कर्मनाशा नदी पर बनाया गया है। और ये क्या चंदौली में जो ये परियोजना लगी है ये अकेले उत्तर प्रदेश की परियोजना है? नहीं, ये चंदौली में जो मूसा खाद बांध बनाई परियोजना, तो ये है गंडक परियोजना, ये बांध बनाया गया है। और ये मूसा खाद बांध जो बनाया गया है यह यूपी प्लस बिहार की संयुक्त परियोजना है। इस बात को यहां लिखने से बचूंगा क्योंकि यहां मुझे कुछ और लिखना है। अभी उत्तर प्रदेश यहां भी लिखने से बचूंगा क्योंकि नहीं तो अभी आपको कुछ पॉइंट छूट जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये बांध मैं यहां लिख देता हूं, मूसा खाद बांध किस नदी पर बनाया गया है फ्रेंड्स? इसे बनाया गया है कर्मनाशा नदी पर। और किसकी संयुक्त परियोजना है? यूपी प्लस बिहार की। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट, गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना। गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना ये किस जिले में बनाई गई है? या सोनभद्र जिले में बनाई गई है। और किस नदी पर बनाया गया है? तो यह रिहंद नदी पर बनाई गई है। किस नदी पर? रिहंद नदी पर बनाई गई है। रिहंद नदी पर बनाई गई है। और यहीं पर एक परियोजना और है जिसे कहा गया रिहंद परियोजना, उसका नाम ही है रिहंद परियोजना। और रिहंद परियोजना भी आपकी रिहंद नदी पर है। और ये भी कहां बनाया गया है? सोनभद्र में। और यहीं पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है कन्नहार बांध। क्या नाम है? जिसका नाम है कन्नहार बांध। और ये कन्नहार बांध भी आपके कन्नहार नदी पर बनाया गया है। किस पे बनाया गया है? कन्नहार नदी पर बनाया गया है। ये बातें क्लियर हो गई? ध्यान से, इंडियन ज्योग्राफी के लिए भी उपयोगी है और यूपी स्पेशल के लिए भी। अब इसके आगे आप चलेंगे तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट यहां आएगा झांसी। और झांसी में एक बांध बनाया गया जिसका नाम है माता टीला बांध। क्या नाम है? माता टीला बांध। और माता टीला बांध को रानी लक्ष्मीबाई बांध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
माता टीला बांध को रानी लक्ष्मी बाई बांध भी कहा जाता है और यह किस नदी पर बनाया गया है? यह बेतवा नदी पर बनाया गया है। और इसी झांसी में एक बांध है जिसका नाम है पथरई बांध। क्या नाम है? पथरई बांध। और यह पथरई नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? पथरई नदी पर बनाया गया है। और अभी एक जिला बचा हुआ है हम लोग का ललितपुर, और ललितपुर में एक बांध बनाया गया है, एक परियोजना है जिसका नाम है राजघाट परियोजना। राजघाट परियोजना। और इस राजघाट परियोजना को भी किस नदी पर बनाया गया है? बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर बनाया गया है। बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं हमसे कि सर एक तरफ आप बताते हैं माता टीला बांध को झांसी में बनाया गया, ये भी बेतवा नदी पर है, दूसरी तरफ आप कहते हैं राजघाट परियोजना को ललितपुर में बनाया गया है, ये भी बेतवा नदी पर है। क्या भाई ये किस सिद्धांत में लिखा गया? जो नदियां झांसी में बह सकती हैं वो ललितपुर में नहीं आ सकती। तो ललितपुर में जब नदी पहुंचती है बेतवा, तो यहां पर राजघाट परियोजना को बनाया गया है बेतवा नदी पर, और झांसी में माता टीला बांध को भी इसी नदी पे बनाया गया है। और एक मजे की बात क्या कि राजघाट जो परियोजना है यह उत्तर प्रदेश प्लस किसकी संयुक्त परियोजना है? मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका कि सर यहां पर कौन जिला है? एमपी है, तो बिहार क्यों यहां काम करने आएगा? तो इसका मतलब यह हुआ कि ललितपुर जो है आपका, जो यहां पे राजघाट परियोजना बनाई गई है, ये यूपी प्लस एमपी की संयुक्त परियोजना है। और अभी कहानी बाकी है। कहां से? महोबा में एक बांध बनाया गया जिसका नाम है अर्जुन बांध। क्या नाम है? अर्जुन बांध। और अर्जुन बांध को किस नदी पर बनाया गया फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा, अर्जुन बांध को अर्जुन नदी पर बनाया गया है। और एक यहां पे मैंने जिला लिखा है हमीरपुर। हमीरपुर में एक बांध बनाया गया जिसका नाम है मौदहा बांध। क्या नाम है? मौदहा बांध। और इस मौदहा बांध को किस नदी पे बनाया गया है? बिरमा नदी पर। और केवल एक परियोजना आपके सामने बची हुई है, मथुरा। और ये क्वेश्चन में पीसीएस में 2 बार पूछा गया है, और इसका नाम है गोकुल बैराज परियोजना। गोकुल बैराज परियोजना। और यह किस नदी पर बनाया गया है? यमुना नदी पर बनाया गया है। और सबसे खास बात क्या है? इस परियोजना को पेयजल के संबंध में बनाया गया है। अरे भाई, मथुरा ऐसा जिला है जो वहां वर्षा सबसे कम होती है, पानी की समस्या होगी, इसका मतलब पीने की भी समस्या होगी। और गोकुल बैराज परियोजना को मथुरा जिला में यमुना नदी पर बनाया गया है पेयजल के संबंध में। यह बात मैंने क्यों लिखा? ये पेयजल के संबंध में बनाई गई है क्योंकि एक बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना का प्रयोग पेयजल के संबंध में किया जाता है, और बहुत सारे लोगों ने गलतियां कर दी। तब से मैं बार बार ये कोशिश करता हूं कि ये आपको मैं बताऊं कि ये जो गोकुल बैराज परियोजना का बनाया गया है मथुरा में, इसका संबंध पेयजल से है। ये इतनी परियोजनाएं यदि आपने तैयार कर ली तो कोई भी क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से नहीं छूटेगा। एक चीज और तैयार हो गया, यूपी स्पेशल में एक सवाल पूछा जाता है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी नहीं है? अभी तक आप जान रहे थे गंगा है, बेतवा है, केन है, घाघरा है, शई है, लेकिन आज आप क्या जाने, कर्मनासा भी उत्तर प्रदेश की नदी है, बिरमा भी उत्तर प्रदेश की नदी है, कन्हार भी उत्तर प्रदेश की नदी है, पथरई भी उत्तर प्रदेश की नदी है, रामगंगा भी उत्तर प्रदेश की नदी है। तो ये सब उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियां हैं। अगर कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की नदियां नहीं है, तो कम से कम ये आपको पता रहे ये सब उत्तर प्रदेश की नदियां हैं। एक बार क्विक रिवीजन में शॉर्ट में इसका कर देता हूं और समझिए, फिर उसके बाद में पूरा रिवीजन पूरे कंप्लीट 1.5 घंटे की क्लास को करता हूं, फिर आज की क्लास से विदा होता हूं। और शायद मे भी पॉसिबल कल की क्लास पब्लिक न रहे, जितने लोगों को एडमिशन हुआ है उन्हीं को क्लास कल से अब मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, अब एक बार मैं क्विक रिवीजन कर देता हूं, यहां से ऊपर से बिल्कुल क्रम से ऐसे घूमते हुए आता हूं जैसे जैसे मैं गया हूं। मैंने सबसे पहले बताया कि बिजनौर में एक रामगंगा परियोजना है जो रामगंगा नदी पर बनाई गई है, और इसी बिजनौर में एक रामगंगा काठी बांध है जो रामगंगा नदी पर बनाया गया है। उसके आगे मैंने लखीमपुर खीरी में कहा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, शारदा जल विद्युत परियोजना। शारदा जल विद्युत परियोजना किसी नदी पे नहीं, यह शारदा नहर पे बनाई गई है, और शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, और इसकी लंबाई 12368 किलोमीटर है, और यह नेपाल के बॉर्डर बनवासा पर स्थित है, लखीमपुर खीरी में। उसके आगे मैंने कहा गंडक परियोजना, यह भारत उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि नेपाल में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है, और गंडक परियोजना से उत्तर प्रदेश के 4 जिले लाभान्वित हैं, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर। फिर उसके आगे यदि आप चले तो मैंने आपको बताया कि उसके आगे आपका सबसे इंपॉर्टेंट था सोनभद्र,
जो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिण जिला है, जो उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है, जो उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जिसके मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज है, यही सोनभद्र में एक परियोजना बनाई गई जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना। या किस नदी पर है? रिहंद नदी पर। और इसी रिहंद नदी पर एक और परियोजना बनाई है जिसका नाम ही है रिहंद परियोजना। और यहां पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है कन्नहार बांध। और कन्नहार बांध भी किस नदी पर है? कन्नहार नदी पर है। उसके आगे चलते हैं तो यहीं ऊपर चंदौली एक जिला है, चंदौली में एक बांध बनाया गया मूसा खाद बांध। और ये किस नदी पर है? ये कर्मनाशा नदी पर है। और यह ध्यान रखना है आपको, जो कर्मनाशा नदी पर यह बांध बनाया गया है यह उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। फिर आगे बढ़ते हैं तो आपको महोबा मिलता है। महोबा में एक बांध बनाया गया है, क्या नाम है? अर्जुन बांध। किस नदी पर है? अर्जुन नदी पर है। उसके ऊपर जाते हैं तो हमीरपुर मिलता है। हमीरपुर में एक बांध बनाया गया जिसका नाम है मौदाहा बांध, जो किस नदी पर है? विरमा नदी पर है। उसके बाद झांसी वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट माता टीला बांध। माता टीला बांध को रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह झांसी में स्थित है और इसको बेतवा नदी पर बनाया गया है। और इसी झांसी में एक बांध बनाया गया जिसका नाम है पथरई बांध। और इस पथरई बांध को पथरई नदी पर बनाया गया है। और उसी के नीचे ललितपुर, जो उत्तर प्रदेश का सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला है, जो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा है, जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है, वहीं पर राजघाट परियोजना भी है। ऐसे ऐसे आपके एक एक जिले से डेटा बढ़ते जाएंगे, उन डेटा को आप जोड़ते रहिए और पढ़ने के दरमियान उसका रिवीजन करते रहिए। और राजघाट परियोजना को भी बेतवा नदी पर बनाया गया है और यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और उसके आगे चलते हैं तो सबसे अंतिम परियोजना मैंने कौन सी बताई आपको? गोकुल बैराज परियोजना। कौन सी? गोकुल बैराज परियोजना, जो कि उत्तर प्रदेश और ये पेयजल के संबंध में बनाया गया है, मथुरा जिले में बनाया गया है और यमुना नदी पर बनाया गया है। यही आपकी महत्वपूर्ण सारी परियोजनाएं थी। इस प्रकार से फ्रेंड्स इनको दुर्गेश मिश्रा जी को साहब जवाब देकर आप बताइए भाई कैसी क्लास मिलेगी। फ्रेंड्स क्लास फ्री नहीं है फ्रेंड्स। आज 2 क्लासेस आपकी डेमो, दूसरा क्लास इसका है। और आज की क्लासेस के बाद जो क्लासेस आप मिलेंगी वह आपको ऐप पर मिलेंगी। इसकी फीस केवल 550 रुपए रखी गई है। और हमारी टेक्निकल टीम के द्वारा आपको, जिसमें लास्ट में 62 नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। यदि आपको तकनीक का ज्ञान है, मोबाइल अब अच्छे से चलाते हैं, ऑनलाइन फैसिलिटीज का अच्छे से उपयोग करते हैं, तो आप जीएस वर्ल्ड के ISPCS इंस्टीट्यूट के नाम से जो ऐप है उस ऐप को पहले इंस्टॉल करिए प्ले स्टोर पे जाकर के। उसके बाद उसके कोर्स में जाएंगे तो यूपी स्पेशल का कोर्स वहां है जिसमें 550 रुपए फीस प्लस 18% जीएसटी के साथ पेड करेंगे किसी भी ऑनलाइन माध्यम से, तो आपको एडमिशन हो जाएगा। और ऐप पर जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है इसका कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी आपको दिया जाएगा। और साथ ही साथ कंप्लीट पीडीएफ नोट्स के अलावा प्रीवियस ईयर के 21-20 साल के क्वेश्चनों को सॉल्व कराया जाएगा और पूरे 1 वर्ष के यूपी स्पेशल का करंट अफेयर भी आपको तैयार कराया जाएगा। तो पूरे यूट्यूब पर एक बार कमेंट करके आप सारे लोग जरूर बताइएगा ये पूरा सेशन कैसे लगा आप लोगों को, चीजें समझ में आ रही है। यूपी स्पेशल इसी तकनीक से पढ़ना चाहते हैं तो ठीक, अगर कोई आपका और तरीका लगता हो नहीं सर ऐसे ही पढ़ाइए, रटा दीजिए, समझा दीजिए, या और कोई तरीका लगता है वो भी आप बताइएगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस तरीके से जब चीजों को पढ़ते हो तो चीजें बहुत दिनों तक आपके माइंड में रहती हैं और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चनों को बड़े आसानी के साथ आप सॉल्व कर पाते हैं। तो आज से कल की क्लास में मैंने 3 टॉपिक डिस्कस कर दिए। उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मुख्यालय, उत्तर प्रदेश में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, उत्तर प्रदेश से लगे हुए राज्यों से लगे हुए उत्तर प्रदेश के जिले, इतने टॉपिक मैंने क्लियर कर दिए। यहां से कोई भी प्रश्न आपको परेशान नहीं करेगा। इन सब के अलावा अभी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मेले और महोत्सव, उत्तर प्रदेश के चर्चित व्यक्ति और उनसे संबंधित जिले, उत्तर प्रदेश की जनजातियां, मतलब जितना ओवरऑल उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं कोई भी सेगमेंट्स को छूटा नहीं जाएगा। बाद में वन लाइनर के रूप में हम कवर करते हैं, बाद में जिले के रूप में फिर हम पढ़ते हैं, बाद में मिक्सिंग में शॉर्ट नोट्स के रूप में देते हैं, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। कोई मिलाकर पूरे यूपी स्पेशल को इस प्रकार से घेरते हैं कि कोई भी प्रश्न, एक प्रश्न हमारी मुट्ठी से जाने न पाए। तो आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पे नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कम से कम अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, जिस भी जगह जो भी लोग पढ़ते हों सब तक जगह क्लास पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्लास पहुंच पाए और सब लोग अपनी तैयारी में एक मजबूत आधार बना पाए। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करते रहिए। और एक बात और कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जीएस वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे मॉर्निंग में 7 से 8 आपको करंट अफेयर की फ्री ऑफ कॉस्ट
क्लास प्रोवाइड की जाती है। तो जो नए चेहरे यहाँ आए हैं तो हमारी करंट की क्लास को वहां कर सकते हैं। साथ ही साथ समीक्षा अधिकारी का कल मेरा एक बैच लॉन्च हो रहा है जीएस वर्ल्ड संस्थान ऑफलाइन शाखा पे, जो कि प्रयागराज में स्थित है। कहां पे? आपके ट्रैफिक चौराहे पर। वहां हमारे द्वारा जो मेरा मेन विषय है, मेरा विषय यूपी स्पेशल नहीं है, मेरा विषय करंट अफेयर नहीं है, मेरा मेन विषय इंडियन पॉलिटी है, संविधान है। लेकिन वो तो आप लोगों की मांग पर यूपी स्पेशल और करंट अफेयर के बीच में लेकर आया, क्योंकि क्वेश्चन आपको मिलने लगे, आपको आसानी होने लगी, चीजों को समझना आसान हो गया। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट के बाद जीएस वर्ल्ड संस्थान ने इसकी जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पर दी। लेकिन जो मेरा विषय है वह इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था है, जिसमें बहुत सारे बच्चे इंडिविजुअल क्लास में भी एडमिशन लिए थे, प्री कम मेंस के बैच में, पीसीएस में। एक समीक्षा अधिकारी का ऑफलाइन बहुत सारे बच्चों के पढ़ने की ख्वाहिशें हैं, तो ऑफलाइन में कल 11:30 बजे हमसे मिलिए प्रयागराज शाखा में। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वह स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं किनारे हट गया हूं। क्लियर? थैंक यू ऑल ऑफ यू।